हेलो गाइस। सो पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था एच.सी. वर्मा बुक से। और चैप्टर 7 क्या है एच.सी. वर्मा बुक का? बेसिकली वो सर्कुलर मोशन है। और पिछले लेक्चर में हमने जस्ट ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, एक थियोरेटिकल ओवरव्यू लिया था किन किन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो हमने एंगुलर वेरिएबल सीखा था, ठीक है। एंगुलर वेरिएबल्स में हमने देखा था व्हाट इज़ द एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशंस के हमने कंपोनेंट्स देखे थे, लाइक टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड रेडियल कंपोनेंट। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था dv अपॉन dt और रेडियल कंपोनेंट था जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन देखा था, जहाँ पे दो टाइप के सर्कुलर मोशन देखा था, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हमने फोर्स डिस्कस किया था, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। और हमने एक्सेलरेशन भी काफ़ी डेप्थ में डिराइव किया था कि कैसे एक पार्ट रेडियल एक्सेलरेशन होगा अलॉन्ग द रेडियल यूनिट वेक्टर और दूसरा पार्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अलॉन्ग द टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे। अभी इस वीडियोस में हम थोड़े से एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे, ठीक है। उन सब चीज़ों का यूज़ होगा और एप्लीकेशंस में होगा, सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस में होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर का सर्कुलर मोशन का, वो है सर्कुलर टर्निंग्स एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो चलो उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। इस डायग्राम को रेफर करने से इससे भी पहले बेसिकली ये डायग्राम क्या है, ये एक ट्रैक को दर्शा रहा है, ठीक है। ये ऐसा ट्रैक है जिस पे कोई भी व्हीकल मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगी तो एक सर्कुलर टर्निंग लेगी वो व्हीकल। और ये सर्कुलर टर्निंग लेने के बाद क्या होगा ये मैं डिस्कस करूंगा अभी। और ये रोड आपको बैंक भी दिख रही होगी, ये देखो आउटर पार्ट जो रोड का है वो थोड़ा चढ़ा हुआ है, मतलब ऊपर की साइड है। और नीचे जो अंदर की टर्न है, जो इनर टर्न है, वो बेसिकली नीचे की साइड है। बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो एंगल बन रहा है बिटवीन द आउटर पार्ट ऑफ द रोड एंड द इनर पार्ट ऑफ द रोड, वो कुछ थीटा एंगल है जो मैंने सपोज किया है, ठीक है। दिस इज द एंगल थीटा, ओके। बट ये जो बैंक किया हुआ है रोड, एक्चुअली इसको ही हम बैंक करना बोलते हैं रोड को। जो लोग जनरली बोलते हैं ना कि रोड बैंक किया हुआ है, सर्कुलर टर्निंग्स पे रोड बैंक्ड है, इसका मतलब यही है कि जो आउटर पार्ट ऑफ द रोड है वो थोड़े हाइट पे थोड़ा उठा हुआ है और जो इनर पार्ट ऑफ द रोड है वो थोड़ा नीचे है एक दूसरे के रिलेटिव में। सो यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ, वही चीज़ दिखाया हूँ, बस मैंने एंगल थीटा लिया। आउटर पार्ट ऑफ द रोड और इनर पार्ट ऑफ द रोड के बीच में जो उठा हुआ है थोड़ा सा, उसके बीच में एंगल मैंने थीटा लिया है, ठीक है। ऐसा ये काफ़ी क्लियर डायग्राम है तो आपको समझ में आना चाहिए। और ये सेंटर है बेसिकली इस सर्कुलर टर्निंग का। सो इस बैंकिंग ऑफ रोड वाले कॉन्सेप्ट पे मैं आता हूँ, बट उससे भी पहले ताकि आपको काफ़ी अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाए, मैं रोड लेता हूँ जो कि बैंक नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड लेता हूँ, बिल्कुल समतल रोड लेता हूँ, लेकिन वो रोड भी सर्कुलर टर्न्स पे है, मतलब ऐसे ही टर्न कर रहा है वो रोड भी, सर्कुलर आर्क ही है, सर्कुलर टर्न ही है। बट अभी जो आउटर रोड ऊपर की तरफ है और इनर रोड नीचे की तरफ है रिलेटिवली, वो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये थीटा 0 है। सो एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जब रोड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इस केस में क्या होगा और उस केस से हम इस केस में क्यों गए हैं, मतलब एक्चुअली में क्या हुआ होगा कि सबसे पहले रोड्स ऐसे ही बनती होंगी, हॉरिजॉन्टली बनती होंगी, लेकिन कुछ देखा गया होगा कि हॉरिजॉन्टल रोड के कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं और वो शॉर्ट कमिंग्स को हटाने के लिए ही हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स दिया है। तो ये कम्प्लीटली लॉजिकल है। देखो कुछ भी चीज़ ऐसे ही इन्वेंट नहीं होती, कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनता है। सबसे पहले इंसान इनिशियल लेवल पे ही सोचते हैं और इनिशियल लेवल पे सोचने के बाद देखते हैं कि क्या कमियां हैं जब उसको यूज़ करते हैं तब, और वो कमियां को फिर दूर करते हैं। तो आपको सबसे पहले यूज़ करना होगा, उसके बाद ही आप पता लगा पाओगे कि क्या कमी है और उस कमी को क्यों दूर की जा रही है रोड को ऐसा बैंक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन को देखते हैं जब रोड हॉरिजॉन्टल है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो सपोज करो कि एक कार है हमारे पास, ठीक है, और ये कार ही बेसिकली ऐसे टर्न ले रही है, जो मैंने ये दिखाया ना एरो, ये एरो बेसिकली टर्न है जो कि ये कार ले रही है, ठीक है। लेकिन ये रोड अब की बार हॉरिजॉन्टल है, थीटा इज इक्वल टू 0 है। सो इस केस में कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी इस कार पे? वेल सबसे पहले तो इस कार का मास m ले लो, तो mg लगेगा नीचे और एक रिएक्शन लगेगा ऊपर, ये कैपिटल N हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। और देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई चीज़ टर्न लेती है, ये मैंने पहले भी बताया, इसकी पिछली वीडियो में भी बताया कि जब भी कोई भी चीज़ टर्न लेती है सर्कुलर मैनर में, आर्क भी हो सकती है, कम्प्लीटली सर्कल भी हो सकता है, तब क्या होता है कि एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होता है। देयर शुड बी अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्ट होता है। तो अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे P है, मान लो वो सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर आर्क में ऐसे मूव कर रहा है, सो उस पार्टिकल P को नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर लग रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है। और वही जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही ध्यान से सुनना,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो सेंट्रिपिटल फोर्स इस पार्टिकल पी को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि आप एग्जांपल्स बहुत सारे ले सकते हो। यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हो कि आपने हाथ पे एक धागा पकड़ा है, उस धागे के दूसरी छोर पे आपने एक स्टोन बांधी है, ठीक है, और उस धागे के दूसरे छोर को जहाँ पे स्टोन नहीं है उसको पकड़ के आप घुमाने लगे उस धागे को, ठीक है, उस स्टोन को बेसिकली जो धागे से अटैच्ड है। तो तब क्या होगा? तब भी वो स्टोन अगर सर्कल में घूम रहा है, आप घुमा रहे हो उस स्टोन को सर्कल में, तो एक नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए होगा उस स्टोन को। और उस केस में कौन दे रहा है? उस केस में टेंशन फोर्स दे रहा है, वो जो स्ट्रिंग पे लग रही है, जो धागे पे लग रही है, ठीक है। सो वो टेंशन उस केस में नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा पा रहा है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में लिख सकता हूँ कि दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? वी स्क्वायर अपॉन आर। दैट इज द नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर अपॉन आर। सो ये न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पे तो वो फोर्स टेंशन प्रोवाइड कर रही थी, जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। वैसे ही आप अगर प्लैनेटरी मोशन में भी देखो तो प्लैनेट्स क्या है? सन के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, बट सन के चारों ओर घूम रहे हैं तो वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वहाँ पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि प्लैनेट्स और सन के बीच में लग रही है, ठीक है। सो वहाँ पे वो प्रोवाइड करवा पा रहा है नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। वैसे ही इस केस में जब भी गाड़ी टर्न लेती है, बहुत ही ध्यान से सुनना, जब भी कोई भी गाड़ी टर्न लेती है, सर्कुलर आर्क में मूव करती है, कंप्लीटली सर्कल में मूव करती है, तो उनके जो टायर्स होते हैं ना, उसकी टेंडेंसी बाहर जाने की होती है, मतलब सेंटर की तरफ आने की नहीं होती है, नॉट दिस वे, बल्कि बाहर जाने की होती है। टायर्स की टेंडेंसी, गाड़ी की टायर्स की टेंडेंसी बाहर जाने की होती है, लेकिन एक्चुअल में तो वो बाहर नहीं जाती है, और ना ही उस डायरेक्शन में एक्चुअल मोशन है। ये भी ध्यान से सुनना, उस डायरेक्शन में एक्चुअल मोशन नहीं है, एक्चुअल मोशन तो इस डायरेक्शन में है, सर्कल के डायरेक्शन में एक्चुअल मोशन है, एक्चुअल मोशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल मोशन नहीं है तो क्या हुआ? टायर्स की टेंडेंसी होती है, ये एक्सपीरियंस से आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, कि वो टर्न्स पे बाहर जाने को ट्राई करती है, ठीक है, इंपेंडिंग मोशन होता है टुवर्ड आउटवर्ड्स। तो मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा, मैं इसको इधर मान रहा हूँ कि सेंटर है, ठीक है। सो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन जाने की टायर्स की टेंडेंसी होती है, लेकिन वो एक्चुअल तो जाती नहीं है वहाँ पे, जस्ट इंपेंडिंग मोशन होता है उधर, बट वो जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि बेसिकली ये जो सरफेस होता है ना रोड का, वो सरफेस रफ होता है। दिस सरफेस इज बेसिकली रफ, ठीक है, रफ सरफेस होता है, जो कि इंपेंडिंग मोशन इस तरफ है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगकर इस गाड़ी पे फोर्स बैलेंस करता है वो, और आप कह सकते हो कि नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है वो फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो ये जो होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ही इस केस में नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि इस गाड़ी की इंपेंडिंग मोशन है बाहर जाने की, इसलिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस डायरेक्शन में लग के फ्रिक्शन नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पा रहा है हमें, ठीक है। सो ये तो हॉरिजॉन्टल केस का एक मुआयना था, जब व्हीकल हमारी हॉरिजॉन्टली सर्कुलर में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन में। सो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो बस दो ही फोर्स है, N=mg, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे से। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखोगे, सो ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा? mv²/r होगा, अगर मैं ये रेडियस r एज्यूम करता हूँ तो इस सर्कुलर ट्रैक का, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन है बेसिकली, ये हमें पहले से पता है दैट फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो <= होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं म्यूएस क्यों लिख रहा हूँ, म्यू के क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैं बता चुका हूँ, देखो ये इंपेंडिंग मोशन है आउटवर्ड, एक्चुअल मोशन नहीं है इस डायरेक्शन में, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे रोल प्ले करेगी, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो जो फ्रिक्शन है वो <= होगा, और n हमें पता है mg होगा। सो यहाँ पे अगर इस रिलेशन में मैं F=mv² वाले में मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू को रखूँ तो क्या होगा अपने पास? μs × n <= mv²/r, ठीक है। ये रिलेशन है अपना ओरिजिनल रिलेशन। अब इस रिलेशन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूँ, अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या होगा? ये μs × n को मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रही है ऐसा मान लेता हूँ, तभी जो अपना v है वो मैक्सिमम निकल कर आएगा। सो ये μs × n मान लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू mvmax²/r। यहाँ से v क्या निकल कर आएगा? यहाँ से बेसिकली जो vmax निकल कर आएगा वो अपने पास होगा μs r/g², ये निकल कर आएगा अपने पास vmax। कैसे निकला ये? देखो n को आप क्या लिख सकते हो? μs mg, बेसिकली कैपिटल mg, चलो स्मॉल लिख दिया मैं, मान लेना ये स्मॉल mg है, मतलब आप समझ लो कि मास तो कैंसिल ही होने वाला है। सो mvmax²/r, तो ये mm कैंसिल हो गया। अब देखो r इधर गया तो μs × r × g, उसके बाद vmax² है तो अंडर रूट आ गया अपने पास, ठीक है।
सो ये अपने पास वी मैक्स हुआ कब, जब रोड हॉरिजॉन्टल थी, कोई भी बैंकिंग नहीं था रोड पे, ठीक है। सो ये रिलेशन काफ़ी काम किया है। सो अपने पास पहला रिलेशन आया वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है ऑफ दिस सर्कल जिसपे वो व्हीकल टर्न अराउंड कर रही है, जिसपे वो व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रही है। सो आर क्या है, रेडियस है उस ट्रैक का, और म्यू एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ये तो पता ही है, हमने पहले से पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है। और जी क्या है, जी बेसिकली एक कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो चलो कांस्टेंट है। अब बात इन दोनों पे आती है, रेडियस और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। सो इस केस में जब रोड हॉरिजॉन्टल है, तब जो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे वो गाड़ी टर्न ले सकती है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, वो रेडियस ऑफ द ट्रैक पे डिपेंड करती है और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो ये जो आर और म्यू एस है, ये दो वेरिएबल्स है अपने पास जिस पे ये वी मैक्स डिपेंड कर रही है, जो कि लिमिटिंग वेलोसिटी है, मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी पे आप जा नहीं सकते। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी पे आप गए तो फ्रिक्शन आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी पे आप गए तो। सो इससे ज़्यादा वेलोसिटी पे आप जा नहीं सकते। सो ये वी मैक्स बेसिकली इन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट और दूसरा रेडियस ऑफ द टर्न। सो ये बात काफ़ी गौर करने वाली है, ठीक है, कि वी मैक्स के दो डिपेंडेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो एक रेडियस हो गया और एक म्यू एस हो गया। अब देखो कई बार ऐसे केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि काफ़ी बारिश हो रही है या कुछ रोड के कंडीशंस ठीक नहीं है या रोड काफ़ी स्मूथ हो गई है, तो उस केस में क्या होता है कि जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। और म्यू एस की वैल्यू जब काफ़ी कम हो जाएगी तो तब आप अगर फ्रिक्शन वाली रिलेशन यहाँ से देखोगे तो हमें पता है ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर था और फ्रिक्शन कितना था, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, और ये एम एम बेसिकली कैंसिल हो गया, सेम एम है, तो म्यू एस कितना निकल कर आया, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। सो ये भी एक रिलेशन था, ठीक है। सो जब म्यू एस काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है, रोड के कंडीशंस के कारण, क्योंकि कभी बारिश होती है, कभी रोड पे कुछ और कंडीशंस होते हैं, तो उन कंडीशंस के कारण जब म्यू एस काफ़ी कम हो जाएगी तो अपना फ्रिक्शन भी काफ़ी कम हो जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। और तब जब हमारी गाड़ी काफ़ी स्पीड पे रहेगी तो ये फ्रिक्शन उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो अपना कम है बट एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपना काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि या तो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है जिस वेलोसिटी से वो टर्न ले रहा है कार, ठीक है, या फिर रेडियस काफ़ी कम है, मतलब कार काफ़ी शार्प टर्न ले रहा है। तो दो केसेस हो सकती हैं, एक तो रेडियस काफ़ी कम है शार्प टर्न के कारण, और या तो वेलोसिटी ऑफ कार काफ़ी ज़्यादा है जबकि म्यू एस जो है वो कम है अपने पास, ठीक है। ऐसे कंडीशंस मैंने रखे हैं, तब जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी और उस केस में एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम केवल और केवल फ्रिक्शन पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ये दिख रहा है इस रिलेशन से काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि रेडियस भी अपनी वेरिएबल हो सकती है और वेलोसिटी भी अपनी वेरिएबल हो सकती है। हो सकता है कि जिस रेडियस पे टर्न दिया गया हो रोड का वो काफ़ी कम हो, काफ़ी शार्प टर्न हो, और जिस वेलोसिटी से वो कार वाला ड्राइव कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा किसके कंपैरिजन में? बेसिकली ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट के कंपैरिजन में, जो कि काफ़ी कम है रोड के कंडीशंस के कारण। बारिश हुई है मान लो, तो उस केस में फ्रिक्शन जो है अपना वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगी। सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम फ्रिक्शन पे कंप्लीटली डिपेंड हैं। और ऐसा देखने को भी मिलता था उस समय जब हॉरिजॉन्टल रोड्स रहते थे और टर्न होता था, तो एक्सीडेंट्स के काफ़ी चांसेस होते थे रेनी सीजन में, या कुछ उस तरीके से रोड काफ़ी स्मूथ है तो उन सब केसेस में एक्सीडेंट्स के चांस मिलते थे, या वेलोसिटी ज़्यादा हो गई या रोड्स की रेडियस काफ़ी कम है, मतलब शार्प टर्न है, तो उन सब केसेस में एक्सीडेंट्स के चांस मिलते थे। तब ये ध्यान दिया गया कि रोड पे हम सिर्फ फ्रिक्शन पे ही क्यों डिपेंडेंट है टर्न्स के दौरान, क्या हम कुछ दूसरा आइडिया नहीं लगा सकते जिसपे अपनी फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस कम हो जा सके। सो तब सोचा गया कि चलो रोड्स को बैंक करते हैं। बेसिकली क्यों बैंक करने को सोचा गया? क्योंकि जो कि फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा पा रहा था, अब बैंक करने के बाद नॉर्मल भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि ये बैंक से क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे जब कार होगी अपने पास तो वो कार का जो नॉर्मल है वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका एक कंपोनेंट अंदर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, ऐसा। सो ये जो अंदर की तरफ कंपोनेंट है, ये जो रेडियस की तरफ कंपोनेंट है, ये जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट भी अब फ्रिक्शन को हेल्प करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाने में। तो फ्रिक्शन की डिपेंडेंस अब बट गई, मतलब अब सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है जो वो काम कर रहा है, अब उसके साथ नॉर्मल रिएक्शन का भी एक कंपोनेंट है जो कि ये सेम काम कर रहा है। सो ये दिमाग लगाया गया कि आप फ्रिक्शन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होगे तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी पे आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, ऑल्दो कंट्रोल है बट
फिर भी इसको भी कंट्रोल करते हैं और नॉर्मल को भी कंट्रोल करो, तो क्या होगा कि आप दो चीज़ों पे डिपेंडेंट रहोगे, और दो चीज़ों पे डिपेंडेंट रहोगे तो एक्सीडेंट्स के चांस और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दिमाग लगाया गया। तो चलो देखते हैं, अब ये दिमाग लगाया गया तो उसके फ़ायदे कैसे हो रहे हैं, मैथमेटिकली देखते हैं उसको। तो उसके लिए जो ये वाला पार्ट है मैं इसको थोड़ा जूम करके यहाँ बनाता हूँ, कुछ ऐसे करके बनाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे समझो अपना कार है जिसका मास m है। ठीक है, और अगेन टायर की टेंडेंसी बाहर जाने की है, तो फ्रिक्शन हमें इस तरफ लगेगा F, और यहाँ पे ये mg नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन अब की बार इस तरफ है ऐसा। ठीक है, और ये मैंने थीटा एंगल सपोज किया है यहाँ पे, देखो ये एंगल थीटा है बेसिकली अपना। ठीक है, सो ये थीटा है, सो ये अपना थीटा होगा यहाँ पे, और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये अपना थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, सो अगर मैं कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस दिखाऊँ अब की बार, सो F का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट के डायरेक्शन में वो F cos थीटा है, और नीचे के डायरेक्शन में F sin थीटा है। नॉर्मल का ऊपर के डायरेक्शन में F cos थीटा है, और लेफ्ट के डायरेक्शन में N sin ऑफ थीटा है। ये बेसिकली जो मैं लेफ़्ट बोल रहा हूँ ये ऐसा है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, ये ऐसा सेंटर की तरफ है, और ऊपर इसका ऐसे वर्टिकली ऊपर है, राइट इसके इधर राइट है। मतलब ये डायरेक्शन से आप दोनों को कंपेयर करके समझ सकते हो कि मैं इसको ऐसे दिखाया हूँ तो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो ये F बेसिकली ऐसे इधर लग रही है ऐसे, तो इसके मैं दो कंपोनेंट लिया, एक इधर और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है अपना, तो मैं दो कंपोनेंट लिया, एक ऊपर और एक लेफ्ट की तरफ। सो ये लेफ्ट और ये लेफ्ट सेम है। सो अब यहाँ पे आप जब फोर्सेस दिखा चुके हो, तो चलो अब इक्वेशंस लिखते हैं। तो ये सेंटर की तरफ है n sin थीटा प्लस ऑफ F cos थीटा, और यही वो फोर्स है जो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा पा रही है, और ये क्या है mv²/r है। अब दूसरा जो इक्वेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो n cos थीटा जो है वो इक्वल होगा अपने mg प्लस ऑफ F sin थीटा के समेशन के। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की मैं अगेन मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फ्रिक्शन इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस n होगा। सो क्योंकि मैंने वहाँ पे v मैक्स की वैल्यू निकाली थी जो कि था अपने पास √/μs/g। ठीक है, तो इस टाइप से ही मैं यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालता हूँ, और दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, देखना क्या निकल कर आएगा। सो मैक्सिमम के लिए क्या आपको फ्रिक्शन को जो है वो μs_n लेना होगा, या फिर μs_mg बोल सकता हूँ मैं इसको। सो ये μs_mg आप इधर पुट करोगे, ये अपने पास होगा कुछ ऐसा, n sin ऑफ थीटा प्लस ऑफ μs_n लिखो अभी cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और दूसरे से क्या आएगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस ऑफ μs_n sin ऑफ थीटा। सो इससे अगर आप n निकालोगे तो n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, n इज इक्वल टू mg अपॉन क्या होगा cos थीटा माइनस ऑफ μs sin थीटा। ये कम्प्लीटली मैथमेटिक्स है, आप जस्ट इसको इस तरफ ले आओ और फिर n कॉमन लेकर उसको नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। अब ये n की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में डालोगे, यहाँ पे इस n की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या आएगा m इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस ऑफ μs cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस ऑफ μs sin थीटा, और ये जो होगा बेसिकली ये कैपिटल m है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करना, जहाँ भी मैं m ले रहा हूँ ना वो दोनों m इक्वल है, इससे कंफ्यूज मत करना कि आप यहाँ पे स्मॉल m क्यों ले रहे हो, यहाँ पे कैपिटल m क्यों ले रहे हो। बेसिकली स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज ऑन दिस। सो ये mv²/r है अपने पास। अब ये m कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे जो v निकल कर आई है v² ही लिखो अभी इज इक्वल टू gr साइन थीटा प्लस ऑफ μs cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस ऑफ μs sin थीटा, ऐसा कुछ आया। अभी आप थ्रू आउट cos थीटा से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वो क्या आएगा g इंटू आर tan थीटा प्लस ऑफ μs अपॉन 1 माइनस ऑफ μs tan थीटा। ये बेसिकली अपने पास जो है वो v² आ गया। ठीक है, v² क्या बेसिकली इसको मैं v मैक्स भी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने f को क्या मान लिया, μs इंटू n मान लिया, f को लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लिया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ले लिया f की μs इंटू n। तो जो v मैक्स अपने निकल कर आई वो ये आई, या फिर आप v मैक्स लिख सकते हो, बेसिकली वो v मैक्स स्क्वायर था, तो v मैक्स लिखोगे तो अंडर रूट ऑफ जी आर tan थीटा प्लस ऑफ μs अपॉन 1 माइनस ऑफ
म्यू एस टैन थीटा आ गया अपने पास, ये निकल कर आया, ठीक है। तो ये इस केस में अपनी वी मैक्स हो गई। और पिछले वाले केस में कितनी थी वी मैक्स? वेल वहाँ पे जो वी मैक्स था वो हॉरिजॉन्टल रोड के कंडीशन में अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी था। वेल ये हॉरिजॉन्टल रोड के कंडीशन में और ये बैंक्ड रोड के कंडीशन में, वी मैक्स दोनों ही केसेस में। अभी आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या देखने को ऐसा लग रहा है? वेल यहाँ पे देखो, जब टैन थीटा 0 होगा, ठीक है, मतलब जब थीटा 0 होगा ऑब्वियसली, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सो इस केस में क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा टैन थीटा वाला टर्म है और थीटा अपना पॉजिटिव है, थीटा ग्रेटर देन 0, ये हमें पता है। थीटा ग्रेटर देन 0 एक्यूट है, तो क्या होगा? सो टैन थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर में आपने म्यू एस में एक कोई वैल्यू ऐड किया है जिसकी जो वैल्यू है बेसिकली वो 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर देखो डिक्रीज हो रहा है 1 से, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। सो न्यूमरेटर आपने इंक्रीज़ किया, डिनोमिनेटर आपने डिक्रीज़ किया। इसका मतलब क्या है कि आपने वी मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, किसके कंपैरिजन में? वेल इसके कंपैरिजन में, जब रोड हॉरिजॉन्टल थी। सो ये अपने को यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ बैंकिंग करने से। जब आपने रोड को बैंक किया तो आपने वी मैक्स की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दिया। मतलब अब जो कार वाला है, जो ड्राइवर है, वो ज़्यादा स्पीड से टर्न कर सकता है। मतलब अब आप पहले से ज़्यादा स्पीड पे टर्न कर सकते हो बिना ही एक्सीडेंट्स के, ठीक है। सो ये तो बात है कि यहाँ से हमें पता चली कि आपने बैंकिंग करने के बाद, रोड को बैंक करने के बाद वी मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। दूसरा मैं बोल रहा था कि फ्रिक्शन पे डिपेंडेंस कम किया। कैसे? देखो, जो अपना वी मैक्स यहाँ से निकल कर आया है, मुझे फिर से लिखने दो। जो अपना वी मैक्स है ये वाला, इस पर जब म्यू एस 0 हो जाए, मान लो कि फ्रिक्शन है ही नहीं अपने पास, फ्रिक्शन कुछ सहायता ही नहीं कर रही है, अपनी कुछ हेल्प ही नहीं कर रही है, तो उस केस में वी मैक्स कितना होगा? वेल उस केस में भी वी मैक्स अपना जी आर टैन थीटा होगा, अंडर रूट ऑफ जी आर टैन थीटा। सो मतलब तब भी वी मैक्स की वैल्यू होगी कुछ जिसपे वो ड्राइवर टर्न कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि तब वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि आप सिर्फ फ्रिक्शन पे ही डिपेंडेंट थे। तो अब फ्रिक्शन नहीं है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, नहीं। आपकी बार नॉर्मल है आपके पास जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और तभी म्यू एस 0 करने के बावजूद आपके पास वी मैक्स की वैल्यू है जिससे वो कार ड्राइवर या बाइसिकल ड्राइवर या बाइक ड्राइवर टर्न कर सकता है अपने व्हीकल को, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ अपने पास रोड को बैंक करने का कि फ्रिक्शन पे अपने को डिपेंडेंट होना ही नहीं पड़ रहा। अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तो भाई चलो अपन फिर भी टर्न कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। चलो फ्रिक्शन की डिपेंडेंस क्यों थी। अभी देखो यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो कि चलो जो मैंने बोला था यहाँ पे ये कार है और वो टर्न ले रही है, ठीक है। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है जब जो वेलोसिटी है कार की वो काफ़ी कम हो। जब म्यू एस अपना 0 है तो एक वी मैक्स निकल कर आ गया अपने पास उस पर्टिकुलर केस में, जब म्यू एस 0 है और उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी आर टैन थीटा आ गया। अब मैं दूसरे केस में क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है जिससे ये कार टर्न ले रही है वो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है। तो उस केस में क्या होगा? वेल जब वेलोसिटी जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी से कम होगा इस वाले केस में, तो फ्रिक्शन हमें क्या करेगा? एक ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। पहले इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा था अपना, अब इस डायरेक्शन में ना लगते हुए इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ऐसा क्यों होगा ये ध्यान से सोचो। देखो सबसे पहले तो एक नॉर्मल रिएक्शन था अपना, इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, और ये नॉर्मल रिएक्शन अपने को अभी सिर्फ हेल्प कर रहा है यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, ठीक है। और उससे ये रिलेशन निकल कर आया क्योंकि अभी तो फ्रिक्शन हमने 0 माना है, मतलब माना है कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगी नहीं रही है। अभी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं लग रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो ये व्हीकल जो है वो कम्प्लीटली रेस्ट पे है और इसकी इम्पेंडिंग मोशन किसी भी तरफ नहीं है, ना ही नीचे की तरफ ना ही ऊपर की तरफ, और तभी जो है ये फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। एक मतलब तो ये है। तो उस मतलब को ध्यान में रखते ही ये रिलेशन आया यहाँ पे, जब वी मैक्स जो है वो रूट अंडर जी आर टैन थीटा है, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि रोड की कुछ ऐसी कंडीशन बन गई जब म्यू एस 0 है, बट ये म्यू एस कम्प्लीटली 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो चलो हम उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, जस्ट समझ लेते हैं कि म्यू एस 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरे केस में जब आप बोल रहे हो कि वेलोसिटी लेस देन वी मैक्स है, इस केस वाला वी मैक्स है, तो क्या हो रहा है बेसिकली कि ये एन साइन थीटा तो अभी भी लग ही रहा है यहाँ पे, बट जो ये व्हीकल है अपनी उसकी थोड़ी सी टेंडेंसी इस तरफ जाने की हो गई है। ये इस बात को दर्शा रहा है, जो वेलोसिटी अपनी लेस देन वी मैक्स हो रही है वो इस बात को दर्शा रहा है कि ये जो व्हीकल है उसकी थोड़ी सी टेंडेंसी इस तरफ मोशन की हो गई है टुवर्ड्स द सेंटर, और तभी जो फ्रिक्शन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लग रहा है, वो एफ, ठीक है।
इस तरफ लग रहा है, ये इस बात को दर्शा रहा है। ये ध्यान से सुनना। अभी इस केस में क्या हो रहा है, जो इम्पेंडिंग मोशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर हो रही है इस व्हीकल की, तभी जो फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट लग रहा है, और यही है जो इस बात को दर्शा रहा है कि वेलोसिटी इज लेस देन वी मैक्स। सो इस केस में अगर आप समझो कि मैं इस कार को पार्क करना चाहूँ, या कार यहाँ पे जस्ट स्टैंडिंग है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा, जब कार यहाँ पे जस्ट स्टैंडिंग है तो कार की एक मास है mg, उसका एक कंपोनेंट लगेगा इधर mg साइन थीटा, ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये थीटा है, और इस तरफ फ्रिक्शन। सो mg साइन थीटा जो होगा वो फ्रिक्शन के इक्वल होगा। कब, जब ये कार मूव नहीं कर रही है बल्कि जस्ट पार्कड है वहाँ पे, और फ्रिक्शन हमें पता है लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस एन है। यहाँ से आप लिख सकते हो mg साइन थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस, और n को क्या लिख सकते हो, mg कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ से mg कैंसिल आउट हो गया, सो वो टैन थीटा आया जो साइन थीटा, और ये वाला कॉस थीटा नीचे गया, दैट इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस। सो यहाँ से ये वाला चीज़ निकल कर आया कि टैन थीटा इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस। सो ये उस कंडीशन में है जब ये कार जस्ट पार्कड है, तो कार जस्ट पार्कड होगी तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये तब के केस में हमने डिराइव किया जब जो v है, एक्चुअल v है, वो लेस देन वी मैक्स है। सो ये दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप इसको ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। अब चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक्चुअल में डिस्कस करने से पहले मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ, और उस सिस्टम से फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से होता है, और फिर उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले मैं एक फ्रेम बनाता हूँ, ठीक है। एक बॉक्स है अपने पास, ये देखो, और इस फ्रेम के अंदर में एक स्मॉल मास है अपना, ठीक है, जो कि थोड़ा हैवी है। हैवी क्यों है वो मैं बताता हूँ। और ये इस बॉक्स, मतलब ये टोटल फ्रेम और ये स्मॉल ब्लॉक जो है मास का, ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। दिस इज़ द जेड एक्सिस बेसिकली, जस्ट कंसिडर करो ये जेड है, और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो ओमेगा है दैट इज़ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। उस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, और स्मॉल मास एम उसके एक तरफ रखा हुआ है जो कि डिस्टेंस r पे है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को बेसिकली दो ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में हमें देखना है, ठीक है। एक तो जो ग्राउंड पे है, अर्थ पे है, वो ऑब्जर्वर, ठीक है, दिस ऑब्जर्वर इज एट अर्थ, और एक दूसरा ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में है, ठीक है, रोटेशनल फ्रेम ऑब्जर्वर आप इसको कह सकते हो, ठीक है, रोटेशनल फ्रेम ऑब्जर्वर। तो दो ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में देखना है, और क्योंकि ये ऑब्जर्वर इस फ्रेम के ही अंदर है तो ऑब्वियसली ये भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, दैट्स वेरी क्लियर। उसके बाद अब हम इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अर्थ के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, वो क्या देखता है इस मास m के बारे में, स्मॉल m। तो सबसे पहले तो अगर मैं स्मॉल m की इधर बनाऊँ ऐसे पिक्चर, तो ये अर्थ वाला ऑब्जर्वर बोलेगा यार एक तो इस पर फोर्स जो है mg लगेगा नीचे ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी, दूसरी जो है उसका रिएक्शन होगा कैपिटल N, और तीसरी बात जो कि मैं बोला था कि ये मास हैवी है। ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि ये जो सरफेस है जिस पे ये मास रखी हुई है, ये ऑब्जर्वर है, ये बेसिकली रफ सरफेस है। और एक चीज़ मैं एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये रोटेशन करे तो ये स्मॉल ब्लॉक मास m की मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। इतनी ज़्यादा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एक लिमिट तक ही है जहाँ तक ये स्मॉल मास m की मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगी इस फ्रेम के अंदर, ठीक है। मतलब ये स्मॉल मास m जो है वो रेस्ट पे रहेगा थ्रू आउट द मोशन ऑफ दिस फ्रेम, जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो ये रेस्ट पे रहेगा, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। और ये रेस्ट पे क्यों रह पाएगा, क्योंकि ये सरफेस रफ है तो मतलब आप समझ लो फ्रिक्शन का प्रेजेंस है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस स्मॉल मास m को जब आप अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्या होगा कि ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है, स्मॉल रेडियस r से ये रोटेशन कर रहा है, ये फ्रेम पूरा फ्रेम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये मास m भी कर रहा है। अब ये रोटेशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है विच इज़ टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन ये ऐसा तब जब आप ये अर्थ के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी अर्थ पे हूँ, मैं उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। तो एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको
सर्कल में घूमने के लिए, ठीक है। और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करवा पा रहा है, और तभी यहाँ पे लेफ्ट में मैं एक फोर्स दिखाऊंगा जो कि फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और ये मूवमेंट नहीं कर रही है स्मॉल मास एम, दिस इज एट कम्प्लीटली रेस्ट। तो ये 3 फोर्सेज लग रही है यहाँ पे अर्थ के ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में। तो अर्थ के ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, यार वर्टिकल डायरेक्शन में तो n इज इक्वल टू mg होगा, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है, जस्ट दीज 2 फोर्स। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस फ्रिक्शन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर रही है स्मॉल मास m। सो जो F है दैट मस्ट बी इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल मास m इस ब्लॉक का, स्मॉल r रेडियस, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो, और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये रोटेट कर रहा है, बेसिकली जिससे पूरा फ्रेम रोटेट कर रहा है, तो ये भी रोटेट कर रहा है। सो ये मैंने लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स वाला एक्सप्रेशन। बट ये एक्सप्रेशन यहाँ मैं किसके तहत लिखा हूँ, ये ध्यान देने वाली बात है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ के तहत लिखा हूँ, ठीक है। दिस इज बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम न्यूटन लॉ अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि फ्रेम क्या है, वो इनर्शियल है। दिस इज एन इनर्शियल फ्रेम अर्थ पे। मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ कि अर्थ पे जो भी ऑब्जर्वर है उसको हम इनर्शियल सपोज करके चलते हैं। दैट इज़ नॉट परफेक्टली इनर्शियल, बट जितनी एक्यूरेसी हमें चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आता है जब आप अर्थ वाले ऑब्जर्वर को इनर्शियल कंसिडर करो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अभी दूसरा देखते हैं हम इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रोटेशनल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि वो क्या देखेगा स्मॉल मास एम में। तो सबसे पहले फिर से मैं स्मॉल मास एम बनाता हूँ यहाँ पे। अभी ये भी बोलेगा यार इस पे एक ये mg फोर्स लग रहा है और उसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये दोनों के लिए सेम ही लगेगा। अब ये ऑब्जर्वर जो है रोटेशनल फ्रेम वाला, ये स्मॉल मास एम को देखेगा कि वो तो रोटेट नहीं कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। क्यों नहीं रोटेट कर रहा, क्योंकि ये भी सेम ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ओमेगा से, जिससे कि ये स्मॉल मास एम कर रहा है। तो दोनों अगर सेम ही फ्रेम में है जो कि सेम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों बोलेंगे कि नहीं 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 ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये भी बोलेगा नहीं ये नहीं रोटेट कर रहा, ठीक है। तो इस ऑब्जर्व के रिस्पेक्ट में स्मॉल मास एम रोटेशन नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ कोई भी बात नहीं होगी किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की या सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। लेकिन अभी भी ये सरफेस रफ है, इस ऑब्जर्वर के लिए भी ये सरफेस रफ है, और इस ऑब्जर्वर के लिए भी स्मॉल मास एम जो है इसकी इम्पेंडिंग मोशन इस तरफ है, ठीक है। रेस्ट पे है नो डाउट, इसके रेस्पेक्ट में भी रेस्ट पे है, लेकिन इम्पेंडिंग मोशन लेफ्ट की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द रोटेशनल एक्सिस है अभी भी इस ऑब्जर्वर के तहत भी। अभी ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, क्योंकि ये सरफेस रफ है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी, ठीक है, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी ये सरफेस क्या है, रफ है, ये तो ऑब्वियस है। सो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ये रोटेट तो नहीं कर रहा है, बट इसकी इम्पेंडिंग मोशन बाहर जाने की है, और तभी जो इस पर फ्रिक्शन है वो लेफ्ट की साइड लग रहा है। मतलब ये ऑब्जर्वर ऐसा देखेगा इस स्मॉल मास एम को, जो कि दोनों ही रोटेट कर रही है, तो हमें पता है। तो ये ऑब्जर्वर जब देखेगा स्मॉल मास एम को, तो वो बोलेगा कि स्मॉल मास एम की टेंडेंसी बाहर फिक जाने की है, ठीक है, बाहर फिक जाने की है, बाहर चले जाने की है। इम्पेंडिंग मोशन है, वो जा नहीं रहा है एक्चुअली में, रेस्ट में, तो बाहर चले जाने की है। तो फ्रिक्शन उसको रोकेगा इस तरफ फोर्स देकर, इस तरफ कुछ फोर्स देगा फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि स्मॉल मास एम की टेंडेंसी इस ऑब्जर्व के रिस्पेक्ट में अभी बाहर चले जाने की है, बाहर फिक जाने की है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वर ऐसा देखेगा, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी बात सेंट्रीपिटल फोर्स की आएगी नहीं हमारे पास। सो अभी देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो n इज इक्वल टू mg हो गया, नो डाउट, फोर्स बैलेंस हो गया। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इम्बैलेंस हुआ है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है लेफ्ट के डायरेक्शन में टुवर्ड्स दी रोटेशनल एक्सिस, बट राइट के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। यहाँ पे रूल आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इज अ टाइप ऑफ सूडो फोर्स, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले सूडो फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन के केस में। तो यहाँ पे रोटेशन के केस है, ठीक है, मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ये पूरा ही फ्रेम, और ये ऑब्जर्वर उस रोटेशनल फ्रेम के अंदर है, और तब हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। अगेन यहाँ पे मतलब क्या है अपना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ही ऑब्जर्वर है। सो अर्थ के रेस्पेक्ट में देखो, ये पूरा फ्रेम जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट हो, बट वो रोटेशन कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये फ्रेम क्या हुआ, ये फ्रेम नॉन इनर्शियल हुआ। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर न्यूटन्स लॉ आपको अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज इनवैलिड है, बट तब भी आपको अप्लाई करना है तो आपको एक सूडो फोर्स का प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा जब आप फोर्सेस दिखा रहे हो। तो यहाँ पे भी हमें सेम ही करना पड़ेगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है, आप फोर्स दिखा रहे हो स्मॉल मास एम पे उस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में जो कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो आपको एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरफ, जिसकी वैल्यू mr ओमेगा स्क्वायर होगी।
और तभी जाके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, नहीं तो फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा था, न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं थी, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में। बट अगर न्यूटन्स लॉज वैलिड करवाना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको न्यूटन्स लॉज लगानी ही पड़ेगी वहाँ पे, और वो लगाने के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि एक सूडो फोर्स है, ठीक है। तो ये बात हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पे सेम अप्लाई कर रहे हैं, बट ये रोटेशन के लिए है, वो लीनियर मूवमेंट के लिए था। सो अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस हो गया, F = mr⍵², और ये अपना जो है दिस इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सूडो फोर्स बोलो। लेकिन यहाँ पे ये जो F = mr⍵² है, ये मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा? दिस इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है, जस्ट इम्पेंडिंग मोशन है, और तभी मैंने फोर्स बैलेंस किया, मतलब नेट फोर्स 0 किया स्मॉल मास m पे, और नेट फोर्स 0 किया। ये कौन सा स्टेटमेंट बोलता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाला स्टेटमेंट बोलता है कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन द नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी मस्ट बी 0। या तो रेस्ट पे या कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा बॉडी पे वो 0 होगा। तो वही मैंने किया कि लेफ्ट वाले फोर्स को राइट वाले फोर्स से इक्वेट किया, और राइट वाले फोर्स हमने सूडो फोर्स लिया था, ये इसके लिए ही, ताकि वो फोर्स इक्वल हो, मतलब नेट फोर्स 0 हो। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत हमें देखना पड़ रहा है नॉन इनर्शियल वाले केस में, और इनर्शियल वाले केस में हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत देखना पड़ रहा है। तो ये भी नोट करने वाली पॉइंट है। अभी देखो, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो डिस्कस किया, एक और भी फोर्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि सूडो फोर्स ही है, और जो कि अगेन कोई भी फ्रेम रोटेट करेगा तभी रोल प्ले करता है। वो दूसरा फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स है, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सेम है, अपनी ऐसे ही कोई फ्रेम ले लो जो कि रोटेट कर रहा है अबाउट सम एक्सिस, ठीक है, ओमेगा, सिमेट्रिकल एक्सिस इसको लेना, और स्मॉल मास m यहाँ पे अगेन कैप्ट है, जो कि डिस्टेंस r पे, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, जो कि सेम रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि स्मॉल मास m कर रहा है, मतलब पूरा ही फ्रेम कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल वाले केस में हमने क्या देखा था, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले केस में, कि ये स्मॉल मास m जो है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही, इस फ्रेम के अंदर वो रेस्ट पे है, और ये जो सरफेस रफ है वो उसको रेस्ट पे रख रहा है, बिकॉज इसके पास फ्रिक्शन है। लेकिन अगर क्या होता जब ये रेस्ट पे नहीं होता, क्या होता जब ये एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी बड़ी होती और ये स्मॉल मास m की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती, ठीक है, ये रेस्ट पे नहीं होता, उस केस में क्या होता? देखो, उस केस में अगेन ये नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला ऑब्जर्वर देख रहा होता, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगा रहा ही होता। क्यों? क्योंकि रोटेशन है, तो रोटेशन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना है। क्यों? क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है, न्यूटन्स लॉज लगाना है, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन अब ये मूव कर रही है, रेस्ट पे नहीं है, सेकंड केस में, कोरियोलिस फोर्स वाले केस में। तो जब मूव कर रही है तो आपको एक एक्स्ट्रा सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा सूडो फोर्स का ही नाम है कोरियोलिस फोर्स। और ये भी अगेन तभी रोल प्ले करता है जब अपना ऑब्जर्वर रोटेशन में हो और बॉडी भी रोटेशन में हो, ठीक है। मतलब कि नॉन इनर्शियल रोटेशनल फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तभी ये फोर्स रोल प्ले करती है, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो तब आप कोरियोलिस फोर्स लगाओगे, और वो कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन जो है वो सबसे पहले तो इस बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। जो स्मॉल मास m अगर मूवमेंट करती है वेलोसिटी v से, करना ही पड़ेगा उसको अगर कोरियोलिस फोर्स रोल प्ले करेगा तो उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और सेकंड, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं इसको z एक्सिस मानूँ तो z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एंड जो स्मॉल मास m की वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर होगा ये कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो आपको वहाँ दो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक कोरियोलिस फोर्स। कब? जब ये स्मॉल मास m रोटेट भी कर रहा हो, तो अपना ऑब्जर्वर अंदर वाला देख रहा है जो रोटेशनल फ्रेम में है, और दूसरा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मूव भी कर रहा हो, मतलब रेस्ट पे नहीं हो, मूव भी कर रहा हो। तब आपको दो सूडो फोर्स लगाने पड़ेंगे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल मास m, एंड दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज z ओवर हियर, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली थी। अभी एक और मिसकंसेप्शन मैंने देखा है, जो कि जनरली बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसको मुझे दूर करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिगार्डिंग। बच्चे जनरली क्या सोचते हैं कि जहाँ भी सर्कुलर मोशन आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रहा है, सो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ही होगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा मिसकंसेप्शन मैंने जनरली देखा है। हो सकता है आपको ना भी हो, तो आप सही हो, बेस्ट हो, बट ऐसा जनरली होता है, मैंने देखा है। सो ये बिल्कुल गलत ही स्टेटमेंट है। सर्कुलर मोशन हो इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, जैसा कि मैंने बताया अभी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब रोल प्ले करता है?
बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब रोल प्ले करता है जब आपको न्यूटन्स लॉज लगाना हो वहाँ पे जहाँ की जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला जब ऑब्जर्वर देखता है रोटेशनल मोशन को, तो वहाँ पे उसको न्यूटन्स लॉज लगाने में दिक्कत आती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ मैंने देखा था। तो उसको न्यूटन्स लॉज लगाने में दिक्कत आती है, तो वो एक एक्स्ट्रा फोर्स लेता है ताकि वो न्यूटन्स लॉज लगा पाए, और वो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लेता है इस केस में, और उसी फोर्स को हम जो एक्स्ट्रा फोर्स ले रहा है उसको वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहा है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट एक हेल्पिंग फोर्स है जो कि हमें न्यूटन्स लॉज लगाने में मदद करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जबकि आप अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो, अर्थ वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोल नहीं प्ले करता है, तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो कि यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करवा पा रही है हमें। बट वही जब ऑब्जर्वर चेंज हो जाएगा, जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का हो जाएगा, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोल प्ले करता है। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा नहीं है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आप बोलोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, नहीं, दैट इज़ बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। तो ये बात ध्यान देने वाली है, जिसको भी मिसकंसेप्शन है वो प्लीज़ ध्यान दे इस बात को कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली कम्स इनटू प्ले तब जब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है तब, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वो है इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन ऑन एपरेंट वेट। एपरेंट वेट पे अर्थ्स रोटेशन का क्या इफेक्ट है, तो इन सब के बारे में हम ध्यान देंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्थ्स रोटेशन के बारे में, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ एंगल देख लेते हैं जिससे हमें आगे की डिस्कस करना है इन सब एपरेंट वेट्स और इक्वेशंस के बारे में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अर्थ ड्रॉ किया है। ये अर्थ है, ये देखो नॉर्थ है और ये साउथ है। दिस इज़ बेसिकली नॉर्थ पोल, इसको पोल बोल दो आप, ये भी पोल है साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लाइन जाती है वो अपना बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है अर्थ का। तो इस एक्सिस के अबाउट ही अर्थ रोटेट करती है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब ये ओमेगा आप कैसे निकालोगे, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट इन केस ऑफ अर्थ। तो ये ओमेगा आपको निकालने के लिए दो चीज़ मालूम होता है कि 24 आवर्स में अर्थ जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करती है अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स में अर्थ एक रोटेशन पूरी करती है, तो वहाँ से आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया एक्सिस, ये हो गया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे रेडियस मैक्सिमम है, ठीक है, देखो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जो मैक्सिमम रेडियस वाला है सरफेस, ये पूरा ऐसे सर्कल में देखोगे आप, तो ये इक्वेटर होता है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इक्वेटर से थोड़ा दूर हटके एक अलग सरफेस पे एक पॉइंट ले रहा हूँ जो कि मैं पॉइंट P बोलता हूँ। ऑब्वियसली जब आप इक्वेटर से इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, आपकी रेडियस जो है वो कम होने वाली है मैक्सिमम रेडियस से। इतना तो बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, एक्चुअली देखो कोई भी पॉइंट है, सरफेस का कोई भी पॉइंट है वो सर्कल में ही घूम रहा है, बट अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। सेंटर वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमम रेडियस में घूम रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे रेडियस कम होगी। फिर आप नीचे जाओगे तो सिमेट्रिकल है ये, नीचे भी रेडियस कम होगी ऊपर के हिसाब से, जैसे ऊपर कम हो रही है वैसे नीचे भी कम होगी। और पोल पे वो रेडियस बिल्कुल जीरो होगी क्योंकि पोल रोटेट नहीं कर रहा। पोल देखो बिल्कुल एक्सिस पे है तो ये रोटेट नहीं कर रहा, तो रोटेशन पोल के जस्ट आगे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट P कंसिडर करूँ तो वो कुछ मान लो रेडियस स्मॉल आ रहा है उसकी, जिस सर्कल पे वो पॉइंट P घूम रहा है, ठीक है, और ये O अपना सेंटर है। अभी मैं जो एक्सिस है नॉर्थ टू साउथ और जो अपना पॉइंट OP है, जहाँ पे मैंने पॉइंट लिया था P, तो ये लाइन OP जो है सेंटर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस पॉइंट को, उस सरफेस को, वो हो गया OP और ये एक्सिस हो गई नॉर्थ टू साउथ। तो ये एक्सिस और ये लाइन OP के बीच में जो एंगल बन रही है थीटा, उसको मैं बोलता हूँ को एल्टीट्यूड। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए, मतलब कि ये को एल्टीट्यूड बोलता हूँ मैं उसको। सो अगर OP और ये स्मॉल r के बीच में मैं रिलेशन निकालूँ, OP बेसिकली क्या है, ये भी कैपिटल R है, दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम रेडियस, ठीक है। तो उसके बीच में अगर रिलेशन निकालूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा, ये रिलेशन मैं लिख सकता हूँ। सो स्मॉल r को आप किसके किसके टर्म्स में लिखे, मैक्सिमम रेडियस और को एल्टीट्यूड के टर्म्स में लिख दिए। सो अभी देखो यहाँ पे भी अर्थ जो है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया अपने लिए। तो अगर मैं ऑब्जर्वर को अर्थ के ऊपर बिठाऊं, ठीक है, क्योंकि देखो अभी इस केस में अर्थ भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। सो आप अगर ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर रखोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, वो ऑब्जर्वर भी अर्थ के साथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। मतलब ये ऑब्जर्वर भी अब इनर्शियल नहीं रहा, ये भी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हो गया है। और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होने के कारण
अब मुझे यहाँ पे भी सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी और दैट सूडो फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन केस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जब भी घूम रही है कोई भी चीज़ तो उस केस में सूडो फोर्स का क्या नाम होता है, उस केस में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी एक केस लेता हूँ कि ये जो P है, P वाला सरफेस है, उस सरफेस पे मैं अर्थ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ और स्ट्रिंग से एक कोई मास लटकी हुई है जो कि रेस्ट पे है। अभी मैं रेस्ट वाली केस से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोरियोलिस फोर्स डिस्कस नहीं करना चाहता, केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अपन अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तक ही सीमित रहते हैं। तो इस सरफेस पे P पॉइंट पे मैं, P एक्चुअली पॉइंट नहीं है, एक बहुत बड़ा सरफेस है, अर्थ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो वहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग से एक मास M लटकी हुई है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, और ऑब्जर्वर अर्थ वाला उसको देख रहा है, तो वो वाला केस डिस्कस करते हैं और फिर सारी फोर्सेस उस पर लगा के देखते हैं कि कैसे आगे हो रहा है, क्या एपरेंट वेट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो, सो ये अपना केस कुछ इस टाइप से है। ये अगेन सेंटर है वो, और ये इक्वेटर वाला रेडियस R है, कैपिटल R, और ये स्ट्रिंग है जिसके बारे में बात कर रहा था, और ये स्मॉल मास M है यहाँ पे जो लटकी हुई है। ठीक है, दिस इज स्मॉल मास M, ये पॉइंट P पे है। सो अभी ये जो मास M है यहाँ पे जो कि स्ट्रिंग से लटका हुआ है, उस पर हमें फोर्सेस दिखानी है, और ऑब्जर्वर कहाँ है, अपना अर्थ पे है, और अर्थ क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सो उस केस में आपको फोर्स दिखानी है इस स्मॉल मास M पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, mg दिखाते हैं M फोर्स। तो mg यहाँ पे कहाँ होगा, वेल mg वर्टिकली डाउन होगा। अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है और ये स्मॉल मास M है, तो आप वर्टिकली डाउन mg लगाओगे। बट यहाँ पे ये वर्टिकली डाउन का सेंस क्या है, वर्टिकली डाउन का सेंस मतलब इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे ऐसे mg होगा, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और दूसरा फोर्स क्या होगा, वेल मैंने बताया कि ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पे ही है और अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। सो सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। तो सूडो फोर्स जो होगा वो ऐसे होगा, m r ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल मास M, इसकी रेडियस r, देखो स्मॉल r में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो सर्कल पे रोटेट कर रहा है वो इस वाले बेसिकली सर्कल पे रोटेट कर रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, इक्वेटर वाले सर्कल पे नहीं, बट कि उसके आगे जहाँ पे रेडियस कम है उसके अबाउट रोटेट कर रहा है ये, और तभी स्मॉल r मैंने लिया है, और एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, दैट इज़ ओमेगा। सो ये एक सूडो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और तीसरा फोर्स जो लग रहा है उस पर वो टेंशन लग रहा है, ये वाला। तो सिर्फ ये तीन फोर्स लग रही है, एक mg, एक mr ओमेगा स्क्वायर और एक टेंशन T। और क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू ये ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है, तो क्या होगा कि इन तीनों फोर्स की बैलेंस होगी यहाँ पे। ठीक है, हमने देखो सूडो फोर्स लगा दिया, mg लग रही थी, टेंशन लग रहा था, अभी हमने सारे फोर्सेस लगा दिया, ऑब्जर्वर अपना यहाँ पे है, इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो इन तीनों फोर्सेस का समेशन जो है, जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होगा इन तीनों फोर्सेस का। सो उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक तरीका अपनाता हूँ कि ये जो mg है, ये जो mr ओमेगा स्क्वायर है, इन दोनों का मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करता हूँ। वो कुछ इस तरफ आएगा, ऐसे सपोज करो, रिजल्टेंट जो कि कुछ अल्फा एंगल बनाएगा इस वर्टिकल के साथ। दिस इज एक्चुअली वर्टिकली डाउन, क्यों, क्योंकि ये सेंटर टू द अर्थ है। कि देखो ये पॉइंट जो P है, पॉइंट P से मैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर बना रहा हूँ, तो ये वर्टिकली डाउन होगा इस स्मॉल मास M के रिस्पेक्ट में। और उससे ही मैंने एंगल कैलकुलेट किया अल्फा, मतलब लिया ऐसे सपोज किया, फिर हमें ये कैलकुलेट करना है अल्फा क्या होगा। सो उसकी तरफ मैं रिजल्टेंट मान रहा हूँ, किसका रिजल्टेंट, mg और mr ओमेगा स्क्वायर का। और वो जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट को बेसिकली टेंशन के इक्वल होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन में टेंशन के ऑपोजिट होना पड़ेगा, तभी ये दोनों फोर्सेज ऐसे कैंसिल होंगी और तभी ये स्मॉल मास M जो है वो रेस्ट पे हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैं पूरी फिजिक्स से चल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। सो ये रिजल्टेंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करने के बाद उसको टेंशन के इक्वल करेंगे तो अपनी टेंशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और बेसिकली वही एपरेंट वेट भी होगा अपना। ठीक है, जो एपरेंट वेट यहाँ पे मैंने लिखा है वही होगा अपना एपरेंट वेट। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो टेंशन T है और जो mg है, तो आप क्या करोगे, T इज इक्वल टू mg कर दोगे। ठीक है, तो ये जो mg आएगा वो टेंशन के इक्वल होगा, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा ये mg। ठीक है, तो रिजल्टेंट बेसिकली ये वाला mg नहीं होगा, रिजल्टेंट दूसरा वाला mg होगा। वो मैं अभी कैलकुलेट करूँगा तो आपको क्लियर होगा कि ये mg ऐसे एक्चुअली है क्या, एक्चुअल वेट है क्या mg या कोई एपरेंट वेट है, वो अभी क्लियर होगा मैं जब डिस्कस करूँगा, जब रिजल्टेंट निकालूंगा। तो चलो सबसे पहले तो मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ। सो देखो जो रिजल्टेंट आई अपनी mg और m ओमेगा स्क्वायर r की, वो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। ये बेसिकली मैंने वेक्टर फॉर्मूला यूज़ किया है, जो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, तो एक बार उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना अगर कोई भी डाउट है इसमें। तो ये जस्ट क्या है, a स्क्वायर
प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा है। और थीटा 90 प्लस थीटा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो बेसिकली ये वाला थीटा था अपने पास, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द थीटा, और ये थीटा है, तो ये वाला अगर ट्राइंगल में कंसिडर करूँ सो ये 90 होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे इस तरफ जो जा रहा है। सो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल 180 होगा, तो 180 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ थीटा ये होगा, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 90 प्लस ऑफ थीटा। तो वही है एंगल बिटवीन दिस mg एंड दिस mr ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 90 प्लस ऑफ थीटा। और तभी मैंने ऐसा लिखा a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा, दैट इज 90 प्लस ऑफ थीटा ओवर हियर। तो a इसको मैंने सपोज किया, b इसको मैंने सपोज किया। सिमिलरली मैंने एंगल जो बोला था कि अल्फा एंगल जो है mg यानी कि जो सेंटर की तरफ लाइन जा रही है p से उसके बीच में और रिजल्टेंट के बीच में मैंने अल्फ़ा लिया, सो वो अल्फ़ा भी मैंने वही वेक्टर वाला यूज़ करके निकाला है जो कि आपने पढ़ा होगा। तो वो भी सेम है, क्या किया मैंने, b साइन थीटा अपॉन a प्लस ऑफ b कॉस थीटा, ये होता है कुछ फार्मूला, b साइन थीटा अपॉन a प्लस ऑफ b कॉस ऑफ थीटा, ये होता है tan अल्फ़ा। ठीक है, जहाँ पे थीटा अपने अकॉर्डिंग फिल हो गया 90 प्लस ऑफ थीटा उन दोनों के बीच में, और b हमें पता है m ओमेगा स्क्वायर r, और हमें a भी पता है दैट इज़ mg। तो उससे कुछ ऐसा कैलकुलेट हो गया। सो ये दोनों अगर आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे, एक तो tan अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट हो गया दिस, तो यहाँ से अल्फ़ा एंगल हमें मिल गया दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ दिस, और दूसरा यहाँ से स्मॉल m इंटू दिस फैक्टर, ये फैक्टर आया, और इस फैक्टर को मैंने g डैश एज्यूम किया। g डैश की वैल्यू जहाँ से निकल कर कितनी है इसको फर्दर सॉल्व किया, मतलब ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया तो कुछ ऐसा आया, तो वो अपना g डैश आया। तो दिस एक्चुअली इसको मैंने रिड्यूस किया mg डैश में। g डैश क्यों किया, क्योंकि g डैश को मैं अभी स्मॉल g के साथ कंपेयर करूँगा, और इसको मैं एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलूँगा, और तभी जाकर ये एपरेंट वेट होगा अपना mg डैश जो है। सो अगर आप स्मॉल g को इस g डैश के साथ कंपेयर करो तो देखो स्मॉल g स्क्वायर है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा 2g माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r है। सो अगर ये 2g बड़ा है ओमेगा स्क्वायर r से, ये वाला 2g, तो क्या होगा, ये वाला जो टर्म है वो g स्क्वायर के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब g से वैल्यू अब कम होगी g डैश की, मतलब g डैश इज लेसर देन g जब 2g ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर r आएगा। इस एक्सप्रेशन से आप देख के समझ रहे हो इस बात को कि जब 2g बड़ा होगा ओमेगा स्क्वायर r से तो अपना जो g डैश है वो छोटा होगा g से, क्योंकि ये g स्क्वायर ही इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो जो एपरेंट वेट है mg डैश वो बेसिकली कम होगा mg से, ये बात ध्यान देने वाली है। मतलब जो एक्चुअल में वेट फील होगा हमें अर्थ पे, पॉइंट पी सरफेस वाली बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इक्वेटर से ऊपर है, उस पॉइंट पे उस सरफेस पे जो एक्चुअल वेट फील होगा, मतलब जो वेट फील होगा, जो वेट हमें कैलकुलेट होगा वो एक्चुअल वेट से कम होगा, जो अपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से कम होगा। सो आपको अगर बोला जाता है कि अर्थ के सरफेस पे जो कि पॉइंट पी पे है एक कोई भी स्ट्रिंग दी गई है, उससे कोई भी मास m लटक रहा है, और आप इसको क्या करते हो, टेंशन T से जस्ट इक्वेट करते हो mg से, बोलते हो T इज इक्वल टू mg है, तो ये mg नहीं बल्कि mg डैश है, ये अपना एपरेंट वेट है, एक्चुअल वेट नहीं है। जो एक्चुअल वेट होगा वो इससे बड़ा होगा। सो इसका एप्लीकेशन आप ऐसे देख सकते हो कि जो प्लम लाइन होता है, जो कारपेंटर्स के पास जनरली प्लम लाइन होता है उनके पास, जिससे वो वर्टिकलिटी देखते हैं कि किसी भी सरफेस पे कितनी वर्टिकलिटी है। सो वो वर्टिकलिटी भी बेसिकली जो देखते हैं वो इस लाइन के अबाउट आता है, ये जो रिजल्टेंट वाला लाइन है ना उसके अबाउट आता है, वो कम्प्लीटली वर्टिकली टुवर्ड्स द सेंटर नहीं आता है। जो प्लम लाइन होता है वो भी इस रिजल्टेंट के लाइन के अबाउट ही आता है अपना, ठीक है, एंड दैट इज़ दी एपरेंट वर्टिकल जो हमें फील होता है अर्थ पे। अनदर एग्जांपल है कि जो बकेट में आप वाटर रखते हो, ठीक है, सो वाटर भी जो हॉरिजॉन्टल होता है वो इस प्लम लाइन के परपेंडिकुलर होता है। एक्चुअल वर्टिकल जो टुवर्ड्स द सेंटर है उसके परपेंडिकुलर नहीं होता है, बल्कि ये एपरेंट वर्टिकल के परपेंडिकुलर होता है। ये जो परपेंडिकुलर है ये रिजल्टेंट वाला लाइन है जिसके परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक है, सरफेस भी। सो ये सब गौर करने वाली बात है कि जो एक्चुअल वर्टिकल जो हम अर्थ पे बोलते हैं दैट इज़ नॉट एक्चुअल वर्टिकल, दैट इज़ बेसिकली रिजल्टेंट वाले डायरेक्शन में वर्टिकल है वो, एक्चुअल वर्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसके कारण ये सब लोचा हो रहा है, ठीक है, कि आपको एपरेंट वर्टिकल मिल रहा है अर्थ पे, एक्चुअल वर्टिकल नहीं मिल रहा है। जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो वॉल्स लगाई जाती हैं हमारे बिल्डिंग्स में,
वो वॉल्स भी बेसिकली वर्टिकल है, बट किसके पर्सपेक्टिव में वर्टिकल है, वो इस रिजल्टेंट के पर्सपेक्टिव में वर्टिकल है, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वर्टिकल जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है। सो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है जब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रेजेंस आ जाता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो ये बात आपको बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान से सोचना, इस बात को बहुत ध्यान से देखना कि एक्चुअल वर्टिकल, देयर इज़ नथिंग लाइक एक्चुअल वर्टिकल ऑन अर्थ। जो टेंशन आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो mg आप निकाल रहे हो टेंशन को इक्वेट करके mg से, वो बेसिकली mg नहीं, mg डैश है, दैट इज़ द एपरेंट वेट, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट उससे ज़्यादा है। वैसे ही जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होके अपना वेट मेजर करते हो ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स जो आती है वेइंग मशीन पे, वो भी एक्चुअल वेट नहीं है आपकी, वो भी mg डैश ही है, ठीक है, वो भी एपरेंट वेट ही है, और एक्चुअल वेट जो है उससे ज़्यादा है। सो ये सारी फ़र्क नज़र आती है कब, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रेजेंस आता है। तो ये बात ध्यान से देखने वाली है, ध्यान से सोचने वाली है। अभी चलो मैं डिस्कस करता हूँ कि ये सेम एक्सप्रेशन जो मैंने रिजल्टेंट वाला कैलकुलेट किया है, वो जब इक्वेटर पे होगा तो क्या होगा, और जब पोल्स पे होगा तो क्या होगा। ये दो केस में डिस्कस कर लेता हूँ बिकॉज ये स्टैंडर्ड केसेस हैं। सो सबसे पहले तो अगर इक्वेटर की बात करूँ, इक्वेटर पे थीटा अपना कितना है, जो को एल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री है, और पोल पे कितना है को एल्टीट्यूड, थीटा जो है 0 डिग्री है। तो पोल पे एक बात तो साफ है कि पोल पे कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज़ नो रोटेशन ऑन द पोल, क्योंकि पोल एक्सिस पे ही है और एक्सिस कभी रोटेट नहीं करता, ये हमें पता है। बट ये इक्वेटर पे अगर मैं देखूं और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज इस एक्सप्रेशन में डालूं, मैं यहाँ पे या यहाँ पे डालूं, जब मैं थीटा इज इक्वल टू 90, तो जो जी डैश है इक्वेटर के केस में वो जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर निकल कर आएगा। जब आप वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करोगे इस इक्वेशन में जी डैश वाले में, तो जो जी डैश है वो जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर निकल कर आएगा। सो अगर आप इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक एम जी माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास एट द इक्वेटर, ठीक है, मैं इक्वेटर वाली बात कर रहा हूँ। सो आप इसको यहाँ पे अगर अर्थ को ऐसे बनाओगे और देखोगे, ऐसा आपने, ये इक्वेटर है यहाँ पे। सो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी ला सकते हो कि ये अपना सेंटर O है और यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ही स्मॉल मास m रखा हुआ है, ठीक है, जो कि रेस्ट पे है। सो एक तो वर्टिकली ऐसा आपको mg मिलेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये जो mg और m ओमेगा स्क्वायर है, ये जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट दिख रहे हैं यहाँ पे इस केस में, जो कि पहले वाला केस में नहीं दिख रहा था। पहले वाला केस में mg कुछ ऐसा था, जबकि m r ओमेगा स्क्वायर कुछ ऐसा था। जबकि यहाँ पे देखो ये जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दोनों डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए mg डैश निकालने को, तो आप क्या करोगे, जस्ट इस mg को जो कि सेंटर की तरफ है उसको माइनस कर दोगे m ओमेगा स्क्वायर आर से। और दूसरी खूबसूरती वाली बात ये है इक्वेटर की कि ये दोनों ही फोर्स है और उसके जो रिजल्टेंट है वो जस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, ये आपको दिख रहा है। और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्लम लाइन होगा वो एक्चुअल में वर्टिकल होगा, ठीक है। प्लम लाइन एक्चुअल में डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगा, मतलब एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवर्ड होगा प्लम लाइन अपना। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम ही होगा, क्योंकि m ओमेगा स्क्वायर आर वाला फैक्टर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला फैक्टर है। तो एक चीज़ चेंज हुई है, प्लम लाइन वर्टिकल हुआ है, बट एपरेंट वेट अभी भी कम है एक्चुअल वेट से। और अगर मैं सेम चीज़ पोल पे डिस्कस करूँ, पोल पे जहाँ पे थीटा 0 है, सो पोल पे देखो डिस्कशन काफ़ी सिंपल है। जो पोल है अपना वो तो बिल्कुल रोटेट ही नहीं कर रहा, ये पोल ही एक्सिस है और एक्सिस कभी रोटेट नहीं करता, हमें पता है। तो पोल पे एक्चुअल तो थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो जी डैश आपकी जस्ट जी निकल कर आएगी। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि पोल रोटेट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एक्चुअल वेट है और एपरेंट वेट है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रोटेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट द पोल्स। तो वहाँ पे रोटेशन का इफेक्ट नहीं है, तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, जिसके कारण एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों इक्वल आएगी। तभी उस केस में अल्फा भी 0 होगा। जब आप उस इक्वेशन में डालोगे, मैंने बताया था b ऑफ साइन थीटा अपॉन a प्लस बी ऑफ कॉस थीटा वाले इक्वेशन में डालोगे, तो वहाँ से भी आपको मिलेगा कि अल्फा 0 है। और ये लॉजिकल भी है, अल्फा 0 होना भी चाहिए, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है। रिजल्टेंट मतलब क्या कि mg ही है, यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है नहीं, तो अल्फा 0 होगा। सो क्योंकि पोल्स एक्सिस पे है और एक्सिस रोटेट नहीं करता, इसलिए एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट इक्वल होगा। ये एक ध्यान देने वाली बात थी पोल्स पे। और इक्वेटर वाली बात मैंने डिस्कस कर चुका है। तो गाइज ये था इस वीडियो के बारे में, जहाँ के मैंने डिस्कस किया सबसे पहले तो बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, कि बैंकिंग ऑफ रोड्स टर्निंग्स पे क्यों ज़रूरी है। अगर बैंकिंग नहीं होगा तो फ्रिक्शन कहाँ तक सीमित होगा, और उसकी डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम रोड्स को क्यों बैंक करते हैं, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देखा
कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम देखते हैं किसी भी रोटेटिंग बॉडी को तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे रोल प्ले करता है, और कोरियोलिस फोर्स भी हमने वहाँ देखा। जबकि जो मास को हम देख रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से, वो अगर मूवमेंट में हो, वो अगर रेस्ट पे नहीं हो, तब हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है जिसे कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, उसके बारे में देखा। और एट लास्ट हमने अर्थ रोटेशन के बारे में डिस्कस किया, एपरेंट वेट के बारे में डिस्कस किया, एट द पोल्स, एट द इक्वेटर, और एक कोई बीच वाला पॉइंट डिस्कस किया। सो ये सब चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से देखा, काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया इस लेक्चर में। सो होप करता हूँ गाइस कि ये 2 लेक्चर, जो मैंने पहला वाला लेक्चर लिया था और ये जो दूसरा वाला लेक्चर है, ये दोनों आपकी थ्योरी को कंप्लीट करता है सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर के पर्सपेक्टिव में। सो अब आप पूरी तरीके से तैयार हो क्वेश्चन के साथ लड़ने के लिए, क्वेश्चन के साथ भिड़ने के लिए। सो ये दोनों लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए थ्योरीज में, इन दोनों में, क्योंकि ये थ्योरीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ही थ्योरी पढ़े आप क्वेश्चन पे डायरेक्टली मत चले जाना। अगर वैसा चले जाओगे तो आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, कई बार आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा फेस किया हूँ। मैं भी बिना थ्योरी पढ़े अपने टाइम पे सीधा ही क्वेश्चन को फेस करने में चला जाता था, जबकि मुझे बाद में समझ में आया कि कितनी गलत बात थी। पहले आपको थ्योरी आना ही आना चाहिए, एक बेसिक थ्योरी तो आना चाहिए, और वो बेसिक्स ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो वो बेसिक आप बिल्कुल तैयार करो, इन दोनों लेक्चर्स को देखो, और उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में। सबसे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन लूँगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल के, फिर एडवांस लेवल के, फिर जेई और आईआईटी वाले क्वेश्चंस भी देखूंगा मैं। सो गाइस, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।